Good evening, students. Now let us our class पॉलिटिकल साइंस। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में भारत का संविधान, भारत के संविधान निर्माण की बातें चल रही थी। तो भारत का संविधान है वो लिखित, सुंदर और सबसे बड़ा है। लिखित है, सुंदर है और सबसे बड़ा संविधान है। बड़ा संविधान है, निर्माण किया गया है, निर्मित है। और ये निर्माण की बात जब हम करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम आता है और वो व्यक्ति है B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे बाबा साहेब भी के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे अपने कई नामों से जानते हैं, यानी B.R. अम्बेडकर को संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता कहा गया है, जनक कहा गया है, जननी कहा गया है, वास्तुकार कहा गया है। निर्माता, जनक, जननी, वास्तुकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा गया है। अभी गत दिनों ही, आज 17 अप्रैल हुआ है, 14 अप्रैल को बाबा साहेब का जन्मदिन था। तो आज हम बात करते हैं थोड़ी बहुत बाबा साहेब के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। फ्रेंड्स, बाबा साहेब एक बहुत ही प्रतिभा के धनी थे। इनका जीवन है वो संघर्ष में ही था। आप जैसे ही बुक्स पढ़ भी रहे हैं और इनकी जीवनी के बारे में पढ़ोगे, इनकी बुक्स पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो किस प्रकार से ये आगे बढ़ते हैं। तो जब बात कर रहे हैं हम भारत के संविधान की, देखो, एक क्लास के माध्यम से, 2 क्लास के माध्यम से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नहीं पढ़ा जा सकता। इनके लिए तो कुछ पुस्तकें लिख दी जाती है, वो ही कम पढ़ जाती है, यानी इतना लिखा जाए तो भी कम होता है। तो हम बात करते हैं कि बाबा साहेब जैसे संविधान सभा, अब कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के चुनाव हुए थे और बाबा साहेब ने पहली बार चुनाव लड़ा था बॉम्बे प्रांत से। बॉम्बे से चुनाव लड़ा, आज के मुंबई से चुनाव लड़ा और चुनाव बाबा साहेब हार गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो महान व्यक्तित्व है और वो संविधान सभा का चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मुस्लिम लीग की सहायता से, ध्यान रखने वाली बात यहां पर है, मुस्लिम लीग की सहायता से बाबा साहेब बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। बंगाल से चुनाव लड़ते हैं किसका? संविधान सभा का। और संविधान सभा का चुनाव लड़ते हैं और विजय भी हासिल करते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा सदस्य थे। कहां से थे? बंगाल से थे। अभी हम बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल से थे। अब यह बात ध्यान रखनी है कि मुस्लिम लीग की सहायता से, यह चीज ध्यान रखना है, आपको रखना है कि कांग्रेस जो थी वो बिल्कुल बाबा साहेब के खिलाफ थी। कांग्रेस की कोई सहायता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नहीं थी एज ए चुनाव के माध्यम में। अब हम बात करते हैं बंगाल की। तो क्या होता है कि मुस्लिम लीग से बंगाल के अंदर वो चुनाव लड़ लेते हैं, जीत जाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है। अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है और जिस सीट से बाबा साहेब ने चुनाव जीता था वो सीट थी जैसुर कोलना। कौन सी सीट थी? जैसुर कोलना। और ये जैसुर कोलना सीट रह जाती है पाकिस्तान के अंदर। कहां रह जाती है? पाकिस्तान के अंदर रह जाती है। और पाकिस्तान में भी, पूर्वी पाकिस्तान में, जिसे हम अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यानी बाबा साहेब जिस जैसुर कोलना यानी बंगाल की सीट जैसुर कोलना से जीत के आए थे, जैसे ही भारत का विभाजन होता है ये सीट यानी ये स्थान किस में चला जाता है, बंगाल में। तो बाबा साहेब बिना सीट के हो गए, यानी सदस्य नहीं रहे, संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब परिस्थिति कुछ और ही हो गई। अब क्या होता है कि बाबा साहेब ने कुछ दिनों तक जब वो बंगाल से सदस्य थे, एक तो जैसे बाद में बाबा साहेब बॉम्बे से भी सदस्य बने थे, बॉम्बे या बंबई प्रांत जिसे अपने कहते हैं, पहले बंगाल से बने, बॉम्बे से पहले चुनाव हार गए थे। अब जैसे बंगाल से वो सदस्य थे, उनका कुछ ऐसा ही कार्य था जिससे कई सदस्य मतलब प्रभावित हुए कि हाँ भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जैसे ही अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा होता है, जैसुर कोलना चला जाता है पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। अब बी आर अंबेडकर तो भारत के हैं, अब क्या करते हैं कि ये तो बिना सीट के रह जाते हैं। तब एक नाम आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा, BN राव। अब नाम जैसे ही आगे आया आपके दिमाग में आता होगा BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। ये कौन थे भाई BN राव? भारत के संवैधानिक सलाहकार थे, यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, संवैधानिक सलाहकार। BN राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। और ये ICS ऑफिसर थे। जैसे BN राव की बात आ गई, हम क्या पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, जैसे संविधान निर्माण की बात कर रहे हैं, बाबा साहेब की बात करते करते आगे BN राव पर, तो पहले सीधा ही बता देते हैं BN राव। BN राव क्या करते हैं, जो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार है, संविधान सभा के सलाहकार है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के क्या है अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखते हैं या उनसे सलाह मशविरा करते हैं कि डॉक्टर BR अंबेडकर की हमें आवश्यकता है। यानी जब हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो हमें डॉक्टर BR अंबेडकर की सहायता लेने की आवश्यकता है। वो एक महान व्यक्तित्व है, यानी हमें उनकी सलाह राय जरूर माननी चाहिए, उनको लेना चाहिए। ये बात कौन कह रहा है? BN राव किसे कह रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? उस वक्त संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो साथियों क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा किसे? BG खेर। किसको लिखा पत्र? BG खेर। अब ये BG खेर कौन है? ये भी उस वक्त के बॉम्बे प्रांत के प्रधानमंत्री थे। BG खेर क्या थे? PM ऑफ बॉम्बे, यानी आपका बंबई प्रांत है उसके प्रधानमंत्री थे। यानी तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? BG खेर, बंबई के प्रधानमंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद ने BG खेर को पत्र लिखा और यह कहा कि आप बॉम्बे से एक सीट खाली करवाइए और वहां से डॉक्टर BR अंबेडकर को जिताकर संविधान सभा में लेके आइए। तो BG खेर के कहने पर MR जेंकर, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। MR जेंकर क्या करते हैं? अपनी सीट खाली कर देते हैं। MR जेंकर अपनी सीट खाली कर देते हैं और इस सीट से डॉक्टर BR अंबेडकर वापिस संविधान सभा पहुंचते हैं। यानी BN राव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं कि हमें अंबेडकर जी की आवश्यकता है। राजेंद्र प्रसाद BG खेर को पत्र लिखता है। BG खेर कौन है? उस वक्त के बंबई के प्रधानमंत्री। कहते हैं कि आप एक सीट खाली करवाइए, किसी बंदे से त्याग पत्र दिलवाइए और वहां पर डॉक्टर BR अंबेडकर को चुनाव लड़ाइए, यानी उनको लेके आइए। तो MR जेंकर वहां से इस्तीफा देते हैं और BR अंबेडकर वहां से संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। तो अब वो कहां से सदस्य हैं? बॉम्बे से हैं। पहले कहां से थे?
अब बॉम्बे से है, पहले कहां से थे? बंगाल से। पहले तो बॉम्बे से हार गए थे और मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से वो चुनाव जीते थे। लेकिन जैसे ही भारत का बंटवारा हुआ, वो स्थान जैसुर-कुलना कहां चला गया? पाकिस्तान के अंदर चला गया, आज के बांग्लादेश में चला गया। तब वो खाली हो गए, सदस्य नहीं रहे। ऐसी कंडीशन में हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव के कहने पर राजेंद्र प्रसाद ने PM था बॉम्बे का, BG खेर, उनको पत्र लिखते हैं और MR जयंकर की सीट खाली करवाई जाती है और वहां पर उनको वो पद दिया जाता है, यानी वो सदस्य बनाया जाता है। अब देखो हम बात करते हैं BN राव की, इसकी बात करते हैं BN राव की। BN राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। साथियों, ये बात थोड़ी ध्यान रखने वाली है कि प्रश्न आए, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन में आपको डॉक्टर BR अंबेडकर भी मिलता है और आपको BN राव भी मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। इन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा था, 60 देशों का संविधान पढ़ा था और इसके अलावा ये ICS ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विस के बड़े अधिकारी थे और इन्होंने निःशुल्क सेवा दी थी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन्होंने संविधान निर्माण में अपनी निःशुल्क सेवा दी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब प्रारूप तैयार किया गया है BN राव के द्वारा, तो ये संविधान सभा के तो सदस्य थे? जी नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है। BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। BN राव के बारे में ये बात ध्यान रखने वाली है, संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 60 देशों के संविधान का इन्होंने अध्ययन किया था। ये बड़े ICS ऑफिसर यानी इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर थे, कर्मचारी थे। निःशुल्क इन्होंने संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी। भारत के संविधान में ही नहीं, आज के म्यांमार में यानी उस वक्त के बर्मा का जो संविधान बनाया गया था, उसमें भी BN राव का हाथ था, यानी BN राव का ही सलाह मशविरा के आधार पर वो संविधान तैयार किया गया था। अब देखो हम बात कर रहे BR अंबेडकर की, तो BR अंबेडकर को दोबारा BN राव लेके आते हैं। दोबारा कहां से? बॉम्बे से लेके आते हैं। अब देखो क्या होता है कि अंतिम बैठक होती है। पता है आपको? अंतिम बैठक बताई थी। अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को अंतिम यानी 12वीं और अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की। और उस बैठक के अंदर सभी जो सदस्य हैं, संविधान सभा के जो सदस्य हैं, वो अपने अपने मत देते हैं, कोई कैसी राय रखता है। क्योंकि भारत का संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया। ये बात है 24 जनवरी 1950 की। तो सारे लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रशंसा कर रहे थे। और उस वक्त संविधान सभा के द्वारा चुने हुए वो राष्ट्रपति भी थे, यानी इस 24 जनवरी को उनको राष्ट्रपति भी चुना गया था। तो अपनी बात कर रहे थे कि सारे सदस्य संविधान सभा के जो वहां पर मौजूद थे, वो प्रशंसा कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बारी आई, तो तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि मैंने शुरुआत से लेकर अब तक संविधान सभा में जो भी कार्य किया है, उनमें सबसे अच्छा कार्य मैंने किया था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? BR अंबेडकर को। BR अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यानी जब राजेंद्र बाबू की बात आती है
राजेंद्र बाबू चर्चा करने लगते हैं, संविधान के बारे में बताते हैं, तो राजेंद्र बाबू ये कहते हैं कि मैंने सबसे अच्छा कार्य किया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई और उस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। और आगे क्या कहते हैं राजेंद्र बाबू किसके बारे में? बी आर अंबेडकर के बारे में। बी आर अंबेडकर को ये कहते हैं स्किल्ड पायलट नाम देते हैं। स्किल्ड पायलट है, स्किल्ड होता है दक्ष, यानी दक्ष कह सकते हैं या फिर अपने क्या कह सकते हैं? कुशल। और पायलट क्या होता है? विमान चालक। विमान चालक ये नाम देते हैं। कौन देते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार कथन भी पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्किल्ड पायलट, दक्ष पायलट, कुशल विमान चालक किसने कहा था? किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यानी प्रश्न कैसा पूछा जाए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्किल्ड पायलट किसने कहा था? किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। कैसे कहा था? कि जिस प्रकार से एक जहाज होता है, एक विमान होता है, उसको विमान चालक कितने संतुलित तरीके से अपने टारगेट पर, अपने गंतव्य पर पहुंचाता है, उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह काम किया। तो यह कथन भी ध्यान में रखना है आपको। किसका? राजेंद्र प्रसाद का। क्या कथन है? कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक स्किल्ड पायलट है। यानी जिस प्रकार से एक जहाज में पायलट का काम होता है, उसी प्रकार संविधान निर्माण के अंदर जो ये भीमराव अंबेडकर, उनका भी काम एक चालक की तरह, विमान चालक की तरह था। अब जैसे ही कथनों की बात आ गई तो कथन और भी थे। कई प्रकार के कथन हमारे संविधान सभा के बारे में बोले गए थे। उन कथनों की चर्चा करते हैं अपने। तो हम बात कर रहे हैं बी आर अंबेडकर की, जिन्हें जनक, जननी, निर्माता, वास्तुकार, मनु, मनु भी कहा गया है। देखो उस समय जैसे 1947 से पहले परिस्थितियां प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कई परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने ये खाका तैयार किया, तो आज जो भारत का सिस्टम है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार चलता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। यह चीज भी ध्यान में रखनी है। यानी आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यह कथन भी आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे जनक की बात आई, तो हमारे एक संविधान सभा के एक सदस्य थे केवी राव क्या कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान सभा के जनक ही नहीं, जननी है। यानी जनक और जननी नाम इन्होंने ही दिया था। यह कथन, जनक व जननी दोनों। केवी राव ने बी आर अंबेडकर के बारे में क्या कहा था? जनक और जननी दोनों ही कहा था। और भी जैसे एक दो कथनों की बात करते हैं हम संविधान सभा की, तो अपने चर्चिल नाम तो आप जानते हैं। चर्चिल ने संविधान सभा के बारे में कहा था। कथनों की बात कर रहे हैं तो दो चार कथन और भी मेरे दिमाग में है, वो भी बता देता हूं। एक ही जाति की संस्था कहा था। किसको? संविधान सभा को एक ही जाति की संस्था। यानी संविधान सभा को एक ही जाति की संस्था कहने वाला व्यक्ति कौन था? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, जो पूर्व प्रधानमंत्री था। किसका? यूके का, यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। कौन? चर्चिल, जिन्होंने कहा था कि संविधान सभा एक ही जाति की संस्था है, एक ही जाति की संस्था है। और यहां इससे एक बात याद आई, एक व्यक्ति ने कहा ये तो हिंदुओं की संस्था है। ये किसकी संस्था है? हिंदुओं की संस्था है। तो आपको बता देता हूं कि आपने 1919 का अधिनियम पढ़ा होगा, भारत शासन अधिनियम 1919 से। उसमें कुछ विरोधाभास थे या ऐसा प्रावधान था जिससे भारतीय नाराज थे। तो क्या होता है कि 1927 के अंदर एक आयोग बिठाया जाता है। कहां? ब्रिटेन के अंदर। और वो आयोग होता है साइमन कमीशन आयोग। अगर आपके ध्यान में हो तो
साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन है, वो लॉर्ड साइमन अध्यक्ष थे। लॉर्ड साइमन उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? साइमन कमीशन के। अब वो लॉर्ड साइमन है, वो भारतीय संविधान को क्या कहते हैं? हिंदुओं की, सॉरी संविधान को नहीं, संविधान सभा को कहते हैं हिंदुओं की संस्था। यानी ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उपेक्षा की गई है या कमियां निकाली, आलोचना की गई है। तो देखो, आलोचना तो अपनी नहीं कह सकते, हिंदुओं की संस्था तो स्वाभाविक है, क्योंकि हिंदुस्तान जहां हिंदू बाहुल्य है तो ज्यादा हिंदू ही होंगे। तो यहां हिंदुओं की संस्था किसने कहा? लॉर्ड साइमन ने कहा। और एक ही जाति की संस्था चर्चिल ने कहा। अब जैसे चर्चिल का नाम याद आया तो आपको याद आता होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जहां 207 सदस्यों ने भाग लिया। सदस्य कितने थे संविधान सभा में? 389, और 207 सदस्यों ने भाग लिया। उसमें बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। और देसी रियासतें भी नहीं पहुंची थी। देसी रियासतों को तो तब तक यही नहीं पता था कि हम भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे या फिर स्वतंत्र रहेंगे, अपना यहां राजाशाही रखेंगे, राजतंत्र रखेंगे, ये भी ध्यान नहीं था, ये भी क्लियर नहीं था। तो वो नहीं शामिल हुए थे और मुस्लिम लीग नहीं शामिल हुई थी। मुस्लिम लीग जब पहली बैठक में शामिल नहीं होती है, तब यही चर्चिल जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो कहता है कि संविधान सभा की ये पहली बैठक एक ऐसा विवाह है, संविधान सभा की पहली बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। याद आता होगा, हमने पिछली क्लास में ये चर्चा की थी। ये बात भी चर्चिल ने कही थी। ये दो कथन याद रखने वाले हैं। एक तो संविधान सभा को एक ही जाति की संस्था कहा था, और एक संविधान सभा की पहली बैठक को कहा था कि ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन किसे कहा गया है? मुस्लिम लीग को वहां दुल्हन की उपमा दी गई है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इन कथनों की हम चर्चा कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, भी नाम सुना होगा आपने, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन को, अब ये नाम मैं यहां क्यों ले रहा हूं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वजह से इन्हें भारत का एक पुरस्कार पद्मश्री दिया गया था। ये कौन थे? अमेरिका के इतिहासकार थे, भी अमेरिकन हिस्टोरियन कह सकते हैं इन्हें, अमेरिकन इतिहासकार थे ग्रेनविल ऑस्टिन, जिन्हें पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था। हम इन ग्रेनविल ऑस्टिन की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कहा था संविधान सभा का मतलब, इन्होंने भी एक कथन कहा था, ये कथन भी ध्यान रखना है। हम जब कथनों की बात कर रहे हैं तो कथनों की संविधान, इनका एक कथन था, संविधान सभा का मतलब ही कांग्रेस है, संविधान सभा का मतलब ही कांग्रेस है। ये चीज ध्यान में रखनी है, मतलब ही कांग्रेस है। ये बात इन्होंने कही थी। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कही थी। इन्होंने बुक लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्हें भारतीय पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया था। और इन्होंने कहा था संविधान सभा का मतलब ही क्या है? कांग्रेस है। अब हम बात करते हैं अपने कि देखो ये भारत का जो शानदार सुंदर, अब जैसे बार बार चर्चा कर रहे हैं अपने सुंदर की, लिखित तो पता है, लिखा गया है, निर्मित निर्माण किया गया है, सुंदर क्यों कह रहे हैं अपने इसे? यानी भारतीय संविधान को सुंदर क्यों कहा जा रहा है? तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है नंदलाल बोस।
नंदलाल बोस। तो आपने सुना होगा, कई किताबों में भी पढ़ा होगा कि नंदलाल बोस कौन थे, और एक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये दो नाम ध्यान में रखने आपको। सुंदरता की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान को जब सुंदर कहा गया है तो ये दो नाम ध्यान में रखने अपने, नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखो, नंदलाल बोस तो कलाकार थे, पेंटर थे। इन्होंने जैसे जैसे अपना संविधान लिखा जा चुका था, जैसे कच्ची कार्रवाई हो चुकी थी, सारा का सारा तैयार हो गया, तब अब उसको सजाना भी था। तो पंडित नेहरू संविधान का निर्माण हो जाता है, तब पहुंचते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के पास। अब पंडित नेहरू ने सोचा कि हमने संविधान तो तैयार कर लिया है, अब ये संविधान हैंड राइटिंग के अंदर होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, और वो भी सुंदर, यानी हाथ से लिखा और वो भी सुंदर। और सुंदर लिखने में माहिर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक तो होती है हैंड राइटिंग और एक होती है कैलीग्राफी। ये कैलीग्राफी में माहिर थे। इटालिक्स यानी टेढ़े अक्षरों को लिखा जाता है, अपने जैसे मान लो इंग्लिश के, यानी हमारा मूल संविधान इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, जैसे अपने बात कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं जैसे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो नॉर्मल राइटिंग में, इटालिक्स में टेढ़ा हो जाएगा, भी ऐसे करके होता है ना, इधर से हो जाए चाहे इधर से हो जाए। अब जैसे आप फॉन्ट देखते हैं मोबाइल के अंदर, फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य कोई भी जैसे आपके पास ऐप है, वहां पर आपको रिटर्न करना होता है, तो जो फॉन्ट का साइज होता है, स्टाइल होता है, उसमें आप देखते हैं इटालिक लिखते तो टेढ़े अक्षर लिखे जाते हैं। तो इटालिक में, और वो भी बहुत ही सुंदर, यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा बहुत ही सुंदर राइटिंग के अंदर लिखते हैं किसको, हमारे संविधान को, यानी हमारे संविधान को ये लिखते हैं। अब देखो, जब पंडित नेहरू के दिमाग में आता है कि सुंदर राइटिंग में हो, तब ये पहुंचते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के पास और इनसे कहते हैं कि क्या आप हमारे भारत के संविधान को, अपने भारत के संविधान को लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो आप चार्ज कितना लोगे, यानी पैसा कितना लोगे, ये भी आप हमको बता दो। देखो, ये बहुत ही महान व्यक्तित्व है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यानी प्रारंभिक स्थिति इनकी बहुत ही कह सकते हैं कि सीरियस थी, यानी संघर्ष करके ये गुजर रहे थे। आरंभ में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। बड़े संघर्ष करके इन्होंने अध्ययन किया था, और इनके परिवार से इनके दादा, पिता, अन्य सदस्य भी कैलीग्राफी के अंदर, यानी सुंदर राइटिंग के अंदर माहिर थे, लिखने में निपुण थे, स्किल्ड थे। तो इन्होंने एक बात की पंडित नेहरू से। पंडित नेहरू ने क्या कहा कि क्या आप संविधान लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो पैसे कितने लोगे। तो इन्होंने कहा कि मेरे देश के लिए मैं संविधान लिखूं, ये तो मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, परंतु मेरी एक शर्त है कि मैं संविधान के प्रत्येक पेज पर, यानी प्रत्येक पेज के नीचे अपना हस्ताक्षर करूंगा, यानी नीचे मेरे हस्ताक्षर होंगे, और जैसे संविधान लिख दिया जाएगा तो संविधान का जो अंतिम पेज होगा, उस पेज पर मैं अपने पूर्वज या दादाजी के बारे में लिखूंगा। ये बात कही थी। तो पंडित नेहरू ने कहा, एक व्यक्ति निःशुल्क की बात कही थी प्रेम बिहारी ने, 1 रुपया नहीं लूंगा मैं। तो पंडित नेहरू ने सोचा, यार एक बंदा निःशुल्क ऐसा काम कर रहा है तो अपने क्या दिक्कत है, पेंटर होते हैं, वो अपना नाम तो लिखते ही हैं। तो इन्होंने कैलीग्राफी के अंदर, उस राइटिंग के अंदर हमारे संविधान को लिखा। अब बात करते हैं नंदलाल बोस की। इन्होंने क्या किया, अरे ये पेंटर थे, इन्होंने पेंटिंग की थी, फूल पत्तियां बनाई थी। जैसे मान लो ये पेज है, इस पेज के बीच में जो भी स्टेटस लिखा हुआ है, जो भी बात लिखी हुई है, जैसे प्रस्तावना लिख दी है, मौलिक अधिकार लिख दिए, जो भी है लिखा हुआ है।
अब यहां पर वो तरह तरह की डिजाइन बना रहे हैं, फूल पत्तियां वगैरह। ये नंदलाल बोस और उनके स्टूडेंट्स ने किया था, यानी ये प्रोफेसर थे और इनके स्टूडेंट्स ने, नंदलाल बोस और स्टूडेंट्स ने मिलकर यानी इस बोल्ड वाले भाग को सुंदर तरीके से फूल और पत्तियों से डिजाइन देके तैयार किया था। और बीच के भाग में कैलीग्राफी की थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये चीज आप कहीं पढ़ोगे, यानी हर बुक में तो आपको नहीं मिलती, लेकिन कई जगह आपको मिल सकती है, या जैसे आप गूगल वगैरह विकिपीडिया पर जैसे आप सर्च करते हैं तो ये चीज आपको मिलेगी। तो ये हमारे भारत का शानदार संविधान है। तो ये चीज तो हम पढ़ते ही हैं। अब जैसे बात करते हैं अपने विस्तृत बड़े लिखित संविधान की, तो भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395। और भाग कितने हैं? 22। और अनुसूची 8। ये तो मूल में था, यानी अपने यहां बात करते हैं अनुसूची 12। देखो भाग में 1 2 को डिलीट कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके बीच में ऐसे अनुच्छेद के अंदर हुआ है। अनुच्छेद तो लगभग 480-85 आसपास में है, परंतु मूल 395 है। अब इनके अंदर भाग जोड़े गए 395 कैक है ये। और देखो ये अनुसूचियां अलग से जोड़ दी है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, और अब अनुसूचियां कितनी हो गई है? 12 हो गई है। भाग 22 है, अनुच्छेद 395। तो ये विस्तृत लिखित हमारा संविधान है, जिसके निर्माण में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा था। और आगे की क्लास में हम इनको डिटेल से संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। धन्यवाद।